गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज BHU BCom की ऑनलाइन क्लासेस, एंट्रेंस ऑनलाइन क्लासेस का पहला दिन है और जहाँ पे आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जाएंगे अकाउंटेंसी की क्लास लेंगे। हमारी जो क्लासेस होगी वो 3 बार डिवाइड कर दी जाएगी एक दिन में, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको 3 वीडियोज़ मिलेंगे पर डे। हमारे जो वीडियोज़ होंगे वो आपको अलग अलग टाइम वाइज आपको बता दिए जाएंगे, उस अकॉर्डिंग मिलेंगे। हमारे कुछ क्लासेस हमारी लाइव भी चलेंगी, उसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। तो फिलहाल हमारी जो क्लासेस है आज की वो अकाउंटेंसी है। ये हमारा आज डे 1 है जहाँ पे हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में कुछ सारी चीज़ें समझेंगे जो BHU BCom में आने वाली स्पेशल जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग की। तो अगर हम अकाउंटिंग की यानी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में मीनिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 टर्म्स आता है। पहला टर्म्स है अकाउंटिंग, दूसरा टर्म्स अकाउंट और तीसरा टर्म्स है अकाउंटेंसी। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में सबसे पहले मुझे डिफरेंस जानना होगा कि क्या एग्जैक्टली तीनों में क्या डिफरेंस होता है। हमारा जो बेसिकली सब्जेक्ट होता है वो अकाउंटिंग नहीं होता, अकाउंटेंसी होता है। और अकाउंटेंसी मीन्स होता है एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें अकाउंटिंग टेक्निक्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताता हो। A subject which describe the accounting techniques and principles। तो अकाउंटेंसी बेसिकली हमारा सब्जेक्ट होता है। आप किसी भी बुक्स वगैरह पे जब देखते हैं उसके फ्रंट पेज पे तो आपको अकाउंटेंसी दिखेगा, अकाउंटिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम अकाउंटिंग टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स के बारे में सीखते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स की कि अकाउंट्स क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होती है। तो अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स एक स्टेटमेंट है जहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इट इज स्टेटमेंट्स वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये वो स्टेटमेंट है जहाँ पर हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और हम लोग अब लास्ट तीसरे वर्ड पे आते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। इसको हम प्रोसेस भी कह सकते हैं। एक आर्ट भी है और एक ये प्रोसेस भी है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट और इट इज अ प्रोसेस वेयर वी मेक रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक ऐसी कला है जहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसको बाद में क्लासीफाई करते हैं, बाद में उसको हम समराइज करते हैं, देन एनालाइज एंड आफ्टर दैट वी इंटरप्रिटेट द रिजल्ट। हम लोग फिर फाइनली रिजल्ट निकालते हैं कि एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आता है, कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। तो अकाउंटिंग की जो मीनिंग है ये काफ़ी हद तक हमारी अकाउंटिंग साइकिल को डिफाइन कर देती है। अकाउंटिंग साइकिल को हम अकाउंटिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। अकाउंटिंग की मीनिंग में हम इज एन आर्ट के साथ साथ इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ प्रोसेस वेयर वी रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अकाउंटिंग साइकिल की, तो अकाउंटिंग साइकिल में ये बेसिकली हमारे टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन, कुछ खरीदना, कुछ बेचना, कुछ लेना, कुछ देना, इसको हम लोग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। दूसरी चीज़ आइए ज़रा जानते हैं कि अकाउंटिंग जो शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले आती है जर्नल एंट्री। ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल है। इसमें सबसे पहले आती है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हमारी प्राइमरी बुक्स होती है जहाँ पे हम लोग सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं बाद में हम उसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग अकाउंट्स में। जहाँ पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं उसको हम लोग लेजर कहते हैं। लेजर को बनाने के बाद उस अकाउंट की जो बैलेंस अमाउंट होता है उस बैलेंस को जहाँ पे हम शो करते हैं उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और ट्रायल बैलेंस के बाद उसके सारे आइटम्स को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट में। तो अभी हम लोग इन सारी चीज़ों को और डीपली डिस्कस करेंगे। चलिए, अकाउंटिंग की जो है सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो आइए उस डेफिनेशन को थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि अकाउंटिंग ने क्या बोला था। अकाउंटिंग ने बोला था कि वो एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी। आइए इस चीज़ को थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए और हम आसानी से समझ पाए कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग की बेसिकली नीड क्या है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं कि राम है, 7 ईयर्स का ओल्ड है, उसका बर्थडे होता है और उसके बर्थडे पर उसके रिलेटिव्स उसको पिगी बैंक देते हैं, गुल्लक देते हैं जिसमें वो पैसा जमा करता है। क्योंकि राम छोटा है तो इसलिए उसके अंदर एक शौक जाग जाता है कि हमें भी पैसा जमा करना है। और राम का जो शौक होता है वो सिक्के जमा करने का होता है, क्योंकि आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इंडिया में 4 तरह के कॉइन्स आते हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपी। तो राम जो है उसका शौक होता है वो इन चारों सिक्कों को जब भी उसको मिलता किया करता था। तो राम ने एक अपने पिग्गी बैंक जो उसको मिला था उसमें वो 4 कॉइन्स को जमा कर दिया करता था, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपी। इस तरह राम अपने एक
गुल्लक में अपने हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स को गुल्लक में जमा कर दिया करता था। ठीक है, गुल्लक जिसमें बहुत नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, दिक्कत होती। जो हम लोग को मिट्टी की जो गुल्लक होती है वो गुल्लक उसको मिली हुई। कभी यहाँ पर क्या होता है कि राम जो है उसको ये 4 तरह के कॉइन्स मिलते हैं और गुल्लक में उसको जमा करता रहता है। तो एक दिन राम के फादर जो हैं वो राम से कहते हैं कि राम मुझे एक चेंज चाहिए, ठीक है, मुझे 100 रुपये का चेंज चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मुझे 1 रुपीज़ के कॉइन ही चाहिए सिर्फ, यानी 100 रुपये चेंज चाहिए लेकिन 1 रुपी कॉइन ही चाहिए। तो यानी राम को 100 कॉइन्स अपने फादर को देना था और उसके फादर ने एक ड्यूरेशन भी दे दी कि 10 मिनट में देना है, मुझे ऑफिस निकलना है। राम बड़ी खुश हो गया कि उसके फादर ने उसको कोई काम दिया है और राम फटाफट अपनी गुल्लक से पैसा निकालना शुरू करता है। बट बच्चों आप जानते होंगे कि राम पैसा तो निकाल रहा होगा, लेकिन क्या उसको दिक्कत आ रही होगी? बिल्कुल उसको दिक्कत आ रही होगी, राइट। उसको दिक्कत ये आ रही होगी कि राम जब उस गुल्लक से पैसा निकाल रहा होगा, क्योंकि इस गुल्लक में इस निकालने की कंडीशन ये है कि हम एक बार में एक ही कॉइन निकाल सकते हैं। तो राम जब जब इस गुल्लक से कॉइन निकालने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस गुल्लक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स हैं, तो जब राम बार बार गुल्लक से पैसे निकालने की, कॉइन्स निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसके हाथ कभी 2 रुपये के कॉइन लग रहे हैं, कभी 5 रुपये वाले कॉइन लग रहे हैं, कभी 10 रुपीज़ के कॉइन लग रहे हैं। तो उसको दिक्कत ये हो रही है कि उसके हाथ 1 रुपये वाला कॉइन बड़ी आसानी से नहीं आ पा रहा है, जिसमें उसका काफ़ी अच्छा खासा टाइम निकल जा रहा है। खैर काफ़ी कोशिश करते करते जो उसके फादर ने उसको 10 मिनट्स का टाइम दिया था, उसने 15 मिनट्स लगा दिया, बट अभी तक वो पैसे नहीं निकाल पाया। नियर अबाउट उसने अभी तक सिर्फ 40 कॉइन्स ही निकाले हैं। तो उसके फादर आते हैं और राम से कहते हैं कि राम तुमने काफ़ी लेट कर दिया है, इसलिए हम चेंज बाहर ही करा लेंगे। फिर बड़े बेदर्दी से उसके फादर ने उस राम से जो है वो फेंक दी थी, वो छीन लिया। राम का दुख होता है इस बात का कि उसके फादर ने जो है उससे जो काम दिया था वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया। खैर राम काफ़ी दुखी रहा, वो इस काम को नहीं कंप्लीट किया। राम स्कूल के लिए तैयार होता है और राम स्कूल जा रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही बात चल रही होती है कि वो अपने फादर की मदद क्यों नहीं कर पाता और वो क्या ऐसा करे जिससे वो अपने फादर की मदद कर सकता था। कहाँ पे उसके चूक हो गई, कहाँ पे उसकी गलती हो गई। तो उसको ध्यान में आया कि उसने जो भी कॉइन्स रखा था वो एक ही गुल्लक में रखा था और उसको बार बार दिक्कत ये आ रही थी कि वो जब भी उस गुल्लक से कॉइन निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसके हाथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन लग रहे थे। इसलिए राम को समझ में आया कि अगर वो इस तरह के 4 गुल्लक ले ले और उन गुल्लक में वो अलग अलग तरह के कॉइन्स को अलग अलग गुल्लक में रख दे तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे 1 रुपये वाले कॉइन्स को 1 रुपये वाली गुल्लक में, 2 रुपये वाले कॉइन को 2 रुपये वाली गुल्लक में, 5 रुपये वाले कॉइन को 5 रुपये वाली गुल्लक में और 10 रुपये वाले कॉइन को 10 रुपये वाली गुल्लक, ताकि उसकी वो जो प्रॉब्लम जो फेस किया था उसने, वो प्रॉब्लम उसको फेस करनी नहीं पड़ेगी। और राम जब स्कूल से घर लौट रहा था तो उसने वो 4 गुल्लक और खरीद लिए और वो घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद उसने क्या किया कि उसने इस गुल्लक से सारे पैसे निकाले और उनको वापस से अपने अलग अलग गुल्लक में अलग अलग सिक्के रखना शुरू कर दिया। और इस बार राम काफ़ी खुश महसूस कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है कि चलो इस बार उसने सोल्यूशन कर लिया है और इस बार अगर उसके फादर उससे किसी भी मदद के बारे में बोलते हैं तो वो इस आसानी से उनकी मदद कर पाए। नेक्स्ट क्या होता है कि राम की मदर राम से कहते हैं कि मुझे जाना है, उसके लिए मुझे कुछ एक्सचेंज चाहिए ताकि जो बाहर लोग बैठे होते हैं उनको हम पैसा दे पाएँ। राम काफ़ी खुश रहता है, कहता बड़े आराम से हम दे देंगे, लेकिन उसकी माँ ने भी एक कंडीशन रखी कि उनको 200 रुपये का चेंज चाहिए और उनको 2 रुपये वाले कॉइन ही चाहिए, यानी उसको नियर अबाउट 100 कॉइन्स देने होंगे फिर से 2 रुपये वाले। इस बार राम काफ़ी खुश है और बड़े आराम से उसकी मदर ने बोला कि तुम्हारे पास 10 मिनट है। राम ने बोला हम 5 मिनट में ही दे देंगे। राम इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंट में है, उसको लग रहा है कि उसके लिए काफ़ी आसान है कि वो 2 रुपये वाले कॉइन्स को 2 रुपये वाली गुल्लक से निकाल कर दे सकता है। राम ने फटाफट पैसे निकालने शुरू किए। पैसा निकालने के बाद राम ने सारे पैसे तो निकाल लिए, लेकिन राम फिर से उसकी काउंटिंग करने लगा और काउंटिंग करने में कम से कम राम का 10 मिनट एक्स्ट्रा चला गया। और उस टाइम को कंप्लीट हो जाने के बाद राम ने जब टोटल काउंटिंग की तो देखा कि उसके पास केवल 120 रुपीज़ ही हैं, 120 रुपये ही। यानी राम के पास पैसे की शॉर्टेज है, इतना पैसा नहीं है 2 रुपये वाला, 2 रुपये के कॉइन्स उसके पास इतने नहीं कि वो उनको 200 में कन्वर्ट कर सके। राम अपनी माँ से जाके कहता है कि मम्मी मेरे पास 2 रुपये कॉइन तो हैं, बट इतने कॉइन्स नहीं है कि हम आपको जो है पूरे 200 रुपीज़ दे सकें। माँ ने बोला कि नहीं, मुझे तो पूरा 200 रुपये चाहिए था, इसलिए तुमसे नहीं हो पाएगा। और उसकी माँ ने फिर से उससे वो नोट छीन लिया और बोला कि तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया है। हम फिर से परेशान हो गया, वो काफ़ी दुखी हो गया। वो सोचने लगा कि अब उससे कहाँ पर गलती हो गई। खैर राम सोच ही रहा था, राम को समझ में आया कि उससे गलती ये हो गई है कि राम अगर प्रॉब्लम को, उसकी माँ ने बोला कि दुख इस बात का नहीं कि तुम मुझे कॉइन नहीं दे पाए, दुख इस बात का है कि तुमने मेरे समय को बर्बाद कर दिया। अगर ये चीज़ तुम पहले ही बता देते तो हम कहीं और दूसरा सोल्यूशन देखते। हमको समझ में आया कि वो अपनी माँ को पहले क्यों नहीं बता पाया, तो पता चला कि राम ने पहले से काउंटिंग नहीं की थी। राम ने प्री काउंटिंग की नहीं थी और वो सिर्फ गुल्लक में पैसे जमा कर रहा था। अब राम ने क्या किया, राम ने गुल्लक से पैसे निकालने शुरू किए और
हर पैसे को निकालने के बाद उसकी एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में काउंटिंग करने लगा कि उसके 1 रुपये वाले कॉइन कितने हैं, 2 रुपीज़ वाले उसके पास कितने हैं, 3 रुपीज़ वाले 5 रुपीज़ वाले कॉइन कितने हैं और 10 रुपीज़ वाले कॉइन उसके पास कितने हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स को काउंट करके यहाँ पे लिखने लगा कि 1 रुपीज़ वाले कॉइन उसके पास 100 हैं, 2 रुपीज़ वाले कॉइन उसके पास 60 हैं, 5 रुपये वाले कॉइन उसके पास 50 हैं, 10 रुपीज़ वाले कॉइन उसके पास 50 हैं। तो अभी उसको क्या है एग्जैक्टली उसने अपने काउंटिंग कर ली। अब राम स्कूल जाता है और इसमें कंपटीशन, एक टीचर जो है क्लास का वो पूछ रहा होता है बच्चों से कि बच्चों बताओ कि तुम लोगों में से किसने कितने पैसे अपने घर में जमा किए हैं और किसके पैसे सबसे ज़्यादा हैं। जिसने सबसे ज़्यादा सेविंग की होगी उसको इनाम दिया जाएगा। सारे लोगों ने, राम के कुछ दोस्त थे, मोहन ने बताया कि हाँ हमने पैसे जमा किए हैं, हमने 200 रुपये जमा किए हैं। सोहन ने बताया कि हमने सेविंग की है, हमने 300 रुपीज़ की सेविंग की है। राम से पूछा गया उससे एक क्लास टीचर ने कि राम तुम भी तो पैसा जमा कर रहे हो, तुमने अब तक कितने पैसे जमा किए। राम सोच में पड़ गया क्योंकि राम ने तो टोटल किया ही नहीं था, तो राम इस बात को नहीं बता पाया। इसलिए जो सोहन था उसको विनर घोषित कर दिया गया और उसको इनाम दे दिया गया टीचर के द्वारा। राम काफ़ी दुखी रहा, उसको लगा कि पता नहीं उसने कि वो क्यों काउंट नहीं कर पाया था। राम जल्दी से घर पे आता है और घर पे आने के बाद वो काउंट करता है कि उसके पास एग्जैक्टली कितने पैसे हैं। उसके पास 1 रुपये वाले 100 कॉइन्स, तो उसने उसको मनी में कन्वर्ट किया। 2 रुपीज़ वाले कॉइन उसके पास 60 थे जो कि 120 रुपीज़ हो जाता है। 5 रुपये वाले कॉइन उसके पास 50 हैं जो कि टोटल होने के बाद 250 हो जाते हैं। एंड 10 रुपीज़ वाले कॉइन उसके पास 50 हैं जो कि मिलाकर 500 हो जाते हैं। राम ने सबका टोटल करके देखना चाहा कि उसके बाद एग्जैक्टली कितना है। तो 500 + 2 700 + 1 800 870 900 है। राम ने देखा कि बिल्कुल शॉक्ड हो गया क्योंकि इसका जो फ्रेंड था सोहन, जिसने 300 रुपये अब तक जमा किए थे, उसके कंपैरिजन में राम ने तो बहुत ही ज़्यादा पैसे जमा किए हैं। बट अब ये सारी चीज़ें बेकार हो गई क्योंकि राम ने काउंटिंग काफ़ी लेट की है। बट एग्जैक्टली उसका जो रिजल्ट है, एग्जैक्टली तो विनर राम है, बट राम है, लेकिन राम जो है इस बात को बताने में फेल हो गए। अब बच्चों इससे हम अकाउंट्स की डेफिनेशन कैसे क्लियर कर सकते हैं, आइए ज़रा समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारी अकाउंट्स भी है, हमारे अकाउंट्स भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह हम अपनी अकाउंट्स की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग कहते हैं कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी। आइए देखते हैं कि रिकॉर्डिंग में एग्जैक्टली क्या होता है। तो आप ये जो देख रहे हैं, जो राम ने सबसे पहली एक्टिविटी की थी, इसको हम लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग, जिसमें आपने देखा कि राम ने एक ही गुल्लक के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स रखे। हाँ बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बिजनेसमैन होता है उनको वो एक जगह ही सबसे पहले रिकॉर्ड करता है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना होने पाए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि हमारी रफ कॉपी का जो रोल होता है वो ये होता है कि उस रफ कॉपी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट को लिखते हैं एक जगह पर एक बार में कि हम जैसे ही हमारे एग्जाम क्लासेस चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसी रफ कॉपी में पेज को पलट कर लिखना शुरू कर देते हैं। उसके लिए अलग अलग सेपरेट कॉपी नहीं बनाते हैं। बट उसकी प्रॉब्लम हमें वहाँ पे भी फेस करनी पड़ती है और यहाँ पे भी फेस करनी पड़ती थी। राम को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि सारे कॉइन्स को एक जगह कलेक्ट करने की वजह से उसको अलग अलग करने में उसको दिक्कत आने लगी। इसीलिए अकाउंट्स को सिर्फ रिकॉर्ड करने तक नहीं छोड़ा गया है। इसलिए अकाउंटिंग के लिए बारे में बताया गया कि अकाउंटिंग केवल रिकॉर्डिंग तक ही नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड करके अगर हम छोड़ देंगे तो हमें आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग सारी एक जगह हो जाएगी और बहुत सिमिलर नेचर के जो आइटम्स होंगे वो ढेर सारे हो जाएंगे, जिससे हमें टोटल करने में दिक्कत आएगी। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अकाउंट्स ने हमें एक अगला प्रोसेस बताया कि रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको डेली वाइज क्लासीफाई करते रहिए, जैसा कि राम ने किया। राम ने सारे के सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड किया था, बट उसको जो प्रॉब्लम आ रही थी तो उसने बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर दिया क्लासीफाई। तो ये हमारी डेफिनेशन का दूसरा पार्ट है, क्लासीफाइंग, जहाँ पर राम ने अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स को क्लासीफाई कर दिया। अब क्लासीफाई करना ही तक अगर चीज़ें हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको पता है कि क्लासीफाई करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब उसको टोटल पता करना था तो उसके बाद टोटलिंग नहीं थी, इसलिए राम को बनानी पड़ी लिस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं समराइजिंग। तो ये हमारा अगला प्रोसेस है समराइजिंग। समराइज करने के बाद भी चीज़ें उतनी क्लियर नहीं थी, क्योंकि उसने उसकी टोटल नहीं की थी, एनालिसिस नहीं की थी, पता नहीं किया था कि उसके पास एग्जैक्टली कितना पैसा है। तो जब उसने उसकी टोटलिंग की, इसको कहेंगे एनालाइजिंग। तो टोटलिंग की तो उसको पता चल कि उसके पास तो सोहन से बहुत ज़्यादा पैसा है। तो एनालाइज करने के बाद अब एग्जैक्टली उसको रिजल्ट निकालना था कि उसके पास सोहन से पैसा ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि 970 रुपीज़ और सोहन के पास 300
तो हम देख सकते हैं कि 670 रुपीज़ उसके पास प्लस है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आया, यानी वो प्लस में रहा। तो ऐसे ही बच्चों हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। अकाउंटिंग चीज़ों को आसान करने के लिए बनाई गई, कम से कम समय में हम चीज़ों को आसान करके किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, किस तरह से हम अपनी पोजीशन को समझ सकते हैं, इस चीज़ को हम इस चीज़ से समझ सकते हैं। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से राम को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और राम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन को क्रिएट कर देता है। आइए हम लोग अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाई वन। तो अगर हम अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ओनली, मींस इन अकाउंटिंग ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी हम अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर चुके हैं। अगर वो ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं है तो हमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ेगा कि पहले हम उन ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जांपल कि एक बिजनेस ने 200 चेयर्स खरीदी हैं, अगर बिजनेस ने 200 चेयर्स खरीदी हैं तो उन 200 चेयर्स को तभी दिखाया जाएगा अकाउंटिंग में जब हम उनको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर हम उन 200 चेयर्स को मॉनेटरी टर्म्स में नहीं कन्वर्ट कर पाए तो हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला जो बेसिकली असूल है वो ये है कि अकाउंटिंग में सबसे पहला काम ये है कि हमें उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ढूंढना है कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फाइनेंशियल नेचर के हैं या नॉन फाइनेंशियल नेचर के हैं। अगर ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर के हैं, यानी कि अगर हम उनको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर चुके हैं तो ही हम उनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात करते हैं अगर हम लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस का कहना है कि अगर कोई ट्रांजैक्शंस आपने किया है और उसको अभी आपने मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया है तो सबसे पहला काम आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करिए, क्योंकि जब वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएगा तभी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहलाएगा, और जब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर हम लोग की अकाउंटिंग को आर्ट और अकाउंटिंग को साइंस क्यों कहा जाता है। तो चलिए पहले हम लोग आर्ट को समझते हैं कि बेसिकली आर्ट की डेफिनेशन क्या होती है। आर्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इम्प्रूव थ्रू द प्रैक्टिकल नॉलेज। हम जितना, यानी हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन आर्टिस्ट। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं आप उतने ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हैं। जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन आर्टिस्ट। अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू प्रैक्टिस में ले रहे हैं तो आप उस चीज़ के कलाकार हैं, आपके अंदर उस चीज़ की कला आ जाएगी। तो बिल्कुल अकाउंटिंग भी वही कहती है। अकाउंटिंग कहती है कि अगर आप अकाउंटिंग के कलाकार बनना चाहते हैं, अगर आप अकाउंट्स के कलाकार बनना चाहते हैं, आप अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, इसीलिए कहा गया कि अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज़ करने की, एनालाइज करने की, इंटरप्रिटेशंस करने की। अकाउंटिंग एक कला है, यानी किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने की कला आपको सिखाई जाती है अकाउंटेंसी में, उसको क्लासीफाई करने की कला सिखाई जाती है, समराइज़ करने की कला सिखाई जाती है, और आप उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट होते चले जाते हैं अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस में ले रहे हैं तो। इसीलिए अकाउंटिंग की एक खूबी है, यानी आर्ट की एक खूबी है जो अकाउंटिंग के अंदर पाई जाती है। जिस तरह एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसी तरह एक अच्छे अकाउंटेंट बनने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जिसके हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर करके प्रैक्टिस में लेते रहते हैं ताकि हम उस चीज़ के एक्सपर्ट हो पाएँ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज डन थ्रू द प्रैक्टिस, सेम एज अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज डन थ्रू द प्रैक्टिस। अगर आप अकाउंटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग क्यों कहा गया है, आइए जानते हैं। साइंस इज डिपेंड अपॉन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय द ग्रेट साइंटिस्ट। तो साइंस को करने के लिए हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं जो कि साइंटिस्ट ने दिया है। ऐसी खूबी अकाउंट्स में पाई जाती है कि अकाउंट को करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं गिवन बाय द ग्रेट ऑथर्स। मीन्स कि साइंस इज डिपेंड अपॉन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स विच इज गिवन बाय द ग्रेट साइंटिस्ट, सेम एज अकाउंटिंग इज डिपेंड अपॉन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गिवन बाय द ग्रेट ऑथर्स। अलग अलग जो भी ऑथर्स हैं उन्होंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, जिसके बारे में हम लोग बाद में भी डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड है। अकाउंटिंग कहती है कि हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो फाइनेंशियल हैं। अगर वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाए हैं तो उनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। अकाउंटिंग का कहना है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले उसको मनी में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अगर आप मनी में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको अभी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं।
अकाउंटिंग को आर्ट और साइंस क्यों कहा जाता है, आपको क्लियर है? तो आइए ज़रा जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अकाउंटिंग के। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बीएचयू एंट्रेंस में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं काफ़ी। तो आइए ज़रा जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में यानी इम्पॉर्टेंट विशेष जो खासियत है, जो एक ऑब्जेक्टिव है, एम है अकाउंटिंग का, वो क्या है। तो पहला एम है वो है टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहते हैं कि अकाउंटिंग का जो पहला रोल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो है टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड मेंटेन करना, ताकि रिकॉर्ड ना हमसे छूट पाए, ना ही हमसे ज़्यादा एरर हो पाए। पूरी की पूरी अकाउंटिंग कोशिश करती है कि आप अपने काम में। सेकेंडली, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग चीज़ों को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर रखने के साथ साथ बिजनेस को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताती है, जो कि हर बिजनेसमैन जानना चाहता है, वो है अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, कि जिस बिजनेस को वो चला रहा है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के साथ साथ हर बिजनेस को ये भी जानना होता है कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है कि नहीं। मीन्स बिजनेस आर एबल टू पे डेप्थ और नॉट, यानी ये देखना ज़रूरी होता है कि बिजनेस अपने कर्जे चुका पा रहा है कि नहीं, क्या उसके पास इतनी एसेट्स हैं कि वो अपने एसेट्स को बेच करके अपनी सारी की सारी लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर सकता है कि नहीं, क्या वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या फाइनेंशियली वीक है। इन सब चीज़ों के साथ ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के, जिसमें टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। उसी के साथ साथ अगर आप अकाउंटिंग को प्रॉपर वे में कर रहे हैं, अगर आप उस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस में फ्रॉड्स और एरर्स को भी पकड़ लेंगे। पता चल जाएगा आपके बिजनेस में कि आपके बिजनेस में कोई फ्रॉड्स या कोई एरर तो नहीं है। और इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में जुड़े होते हैं, बहुत सारे क्रेडिटर होते हैं जो हमें लोन यानी उधार दिए होते हैं, बहुत सारा बैंक होता है जो हमको उधार देता है बिज़नेस को चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट होती है जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती है, वो हमारे ऊपर नज़र रखती है, हमारे बिज़नेस की एम्प्लॉई हमारे बिज़नेस के स्टेटमेंट पर नज़र रखते हैं। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी ये भी मदद करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू हम अलग अलग तरह के लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर क्रेडिटर को, बैंक को, गवर्नमेंट को, इन्वेस्टर्स को, एम्प्लॉइज़ को, सबको हम अलग अलग पार्टीज़ को वेरियस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के, जैसे कि टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इट इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द accounting is to keep the systematic record of the business transactions and to know the profit and loss of the business। और इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी जाननी है, और जो भी बिजनेस में फ्रॉड्स और एरर्स हो रहे हैं वो अकाउंटिंग के थ्रू हम पकड़ लेते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, तो उन तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने का काम भी हमारी अकाउंटिंग करती है। आइए तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी बार आया हुआ है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। ये अकाउंटिंग साइकिल है, जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था, जहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन पर फिर से हम लोग देखते हैं कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जो हमारी जनरल एंट्री एग्जैक्टली वहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाइंग मीन्स हम लोग जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको डिफरेंट अकाउंट्स में क्लासीफाई करते हैं, जिसको हम लोग लेजर कहते हैं। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, देन समराइज करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं जहाँ पर हम लोग बंच में सारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह लिखते हैं, डेटा को, ट्रायल बैलेंस इसको हम लोग कहते हैं। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, जहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, और इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि बैलेंस शीट। अब हमें ये समझना है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में इसमें कहाँ पे बुक कीपिंग है और कहाँ पर अकाउंटिंग है। तो बुक कीपिंग जो है वो छोटा इसमें रोल प्ले करती है, और वो नैरो कॉन्सेप्ट में, अकाउंटिंग वाइड कॉन्सेप्ट में। तो आइए जानते हैं कि बुक कीपिंग कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग मीन्स आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। बुक कीपिंग का मतलब एक ऐसी कला जहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एंड क्लासीफाई करते हैं, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। यानी हमारी बुक कीपिंग जो है वो यहीं पर आकर स्टॉप हो जाती है। ये हमारा जो एलिमेंट है, यानी जनरल एंट्री और लेजर, हमारी बुक कीपिंग यहीं पर आकर कंप्लीट हो जाती है। इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। बुक कीपिंग एक ऐसी आर्ट है जहाँ पर हम
ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करते हैं टर्म्स ऑफ मनी के रूप में। और जहाँ पर हमारी बुक कीपिंग कंप्लीट होती है, उस बुक कीपिंग को कंप्लीट करने के बाद जब हम आगे के ट्रांजैक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, आगे की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग, वैसे तो अकाउंटिंग की मीन्स होल प्रोसेस है, बट अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। कहते हैं कि अकाउंटिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है। इतना जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा बुक कीपिंग का है और ये हमारी अकाउंटिंग है। वैसे तो कहते हैं कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होती है, बट अकाउंटिंग है तो पूरी की पूरी, क्योंकि अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग को इंक्लूड कर दिया जाता है, इसलिए ये दोनों प्रोसेस भी अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। तो अकाउंटिंग वाइडर टर्म है, अकाउंटिंग ही बेसिकली यूज़ की जाएगी। स्टार्टिंग में बुक कीपिंग की जाती है और बुक कीपिंग को करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल और बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत नहीं। लो ऑफ नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, बट फॉर मेकिंग द अकाउंटिंग देयर इज़ अ हायर लेवल ऑफ नॉलेज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टाफ की, तो बुक कीपिंग को करने के लिए जूनियर स्टाफ एनफ है और अकाउंटिंग को करने के लिए हमें सीनियर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। यानी बुक कीपिंग जो है उसको करने के लिए हमको एक जूनियर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है और अकाउंटिंग को करने के लिए हमको सीनियर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। बुक कीपिंग ना तो हमको प्रॉफिट लॉस बता सकता है, बुक कीपिंग का बेसिकली काम होता है टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग की मदद से हम लोग केवल बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को वे में रिकॉर्ड करते हैं। हम बात अगर हम अकाउंटिंग की करें तो अकाउंटिंग हमें जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू नो द प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आइए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस देखते हैं, और ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में कुछ डिफरेंस दिया हुआ है जो कि थोड़ा सा हम लोगों को जान लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट। बुक कीपिंग, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो अकाउंटिंग के स्कोप से कम है और अकाउंटिंग का स्कोप ज़्यादा है। अकाउंटिंग पहले नहीं की जाती, पहले बुक कीपिंग की जाती है। बुक कीपिंग हमारा प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग हमारा सेकेंडरी स्टेज है, क्योंकि बुक कीपिंग के बाद ही हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। अकाउंटिंग, जैसा कि आपको हमने बताया था कि अकाउंटिंग जनरल और लेजर पे आके ख़त्म हो जाती है, बुक कीपिंग जो है वो जनरल और लेजर पे आके ख़त्म हो जाती है। तो हम बुक कीपिंग की डिफिनेशन दे सकते हैं कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। और अगर हम वही अकाउंटिंग की डिफिनेशन देखते हैं तो अकाउंटिंग की, जैसा कि हमने आपको बताया कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद शुरू होती है, बट क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी इंक्लूड है, इसलिए हम अकाउंटिंग की डिफिनेशन को पूरा लिखते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर हम सेकंड डिफरेंस को देखने की कोशिश करें तो एम की बात करें तो बुक कीपिंग का जो एम है वो कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग हमें प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता, बुक कीपिंग के थ्रू हम लोग बिजनेस में के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। और अकाउंटिंग की हम वही बात करते हैं तो अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग प्रॉफिट लॉस और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं। स्कोप की बात करते हैं तो बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो नैरो है और अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो वाइडर है। उसके साथ साथ डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग डिपेंड नहीं होती है, बुक कीपिंग खुद से बनाई जाती है, उसमें अकाउंटिंग का कोई रोल नहीं होता। बट हाँ, अकाउंटिंग को करने के लिए बुक कीपिंग का रोल बहुत मायने रखता है, यानी कि बिना बुक कीपिंग के हम अकाउंटिंग को नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग के ये जो दो स्टेप्स हैं वो तभी हम कर सकते हैं जब हम बुक कीपिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। बात करते हैं नॉलेज की, तो बुक कीपिंग को अगर हम लोग देखें तो बुक कीपिंग के लिए हमको लोअर लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत है, यानी बुक कीपिंग को करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अकाउंटिंग को करने के लिए हमको हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। बात करते हैं परफॉर्म बाई, कौन किसको परफॉर्म करता है, तो अगर हम लोग देखें तो जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है बुक कीपिंग और सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है अकाउंटिंग। इसमें स्टेज भी है, तो अगर हम बात करते हैं तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। आइए अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। इसमें हम लोग को एडवांटेज नहीं पढ़ना होगा, इसलिए एडवांटेज नहीं पढ़ना होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव पढ़कर आ रहे हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जो ऑब्जेक्टिव था सेम अकाउंटिंग का एडवांटेज है, जैसा कि हम लोग इससे पहले पढ़े हुए हैं कि अकाउंटिंग का जो मेन मकसद होता है वो कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, पहले ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू डिटेक्ट फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स एंड टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। तो ये हमारा पुराना ही टॉपिक। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज, क्योंकि एडवांटेज हमारा पढ़ा ही हुआ है, डिसएडवांटेज को देखते हैं। तो अगर हम बात डिसएडवांटेज की करें तो उसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज जो इंपॉर्टेंट भी है, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जैसे हम खिड़की होती है, अगर उस खिड़की पर हम पर्दा डाल देते हैं तो उसके पीछे की चीज़ें नहीं नज़र आती। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे
बिजनेसमैन होते हैं जो अपने बिजनेस को अच्छा दिखाने के लिए बिजनेस की बहुत सारी गलत चीज़ें हैं या बिजनेस की जो नुकसान करने वाली इन्फॉर्मेशन हैं जो बिजनेस को, तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को वो हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं अपने बिजनेस को अच्छा दिखाने की। इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। इसके जाल में कभी कभी इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं और बाद में जब उनको पता चलता है तो उनको एक अच्छा खासा नुकसान पहुँचता है। तो ये नुकसान है क्योंकि कोई भी ऐसी अथॉरिटीज़ नहीं है उसकी जो रोक पाए, क्योंकि हम अपने ही से ही इस इन्फॉर्मेशन को दिखाते हैं तो हम उसमें अच्छा और बुरा दोनों दिखाते हैं। तो बिज़नेस अच्छा दिखाने की ज़्यादा कोशिश करता है और अपने बिजनेस की कमियों को छुपाने की कोशिश करता है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन, जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिन ट्रांजैक्शन को हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग में उन ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है पूरी तरह से जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर बिजनेस की कोई अच्छी क्वालिटीज़ हैं तो वो दिखाई नहीं जा सकती। हाँ, अगर बिजनेस कोई मॉनेटरी टर्म्स में काम कर रहा है तो उसको शो कर सकते हैं, बट बिजनेस अगर कोई नॉन मॉनेटरी टर्म्स में अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम शो नहीं कर सकते, जो कि कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, आज जिस वैल्यू पे हम सामान को खरीद कर लाए हैं कल को उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट अकाउंटिंग कहती है कि आप जिस वैल्यू पे खरीद कर लाए हैं आपको उसी वैल्यू पर दिखाना है, आप मार्केट वैल्यू को शो नहीं कर सकते। इससे कहीं ना कहीं हमारा जो वैल्यूएशन होता है वो करेक्ट नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने के लिए हमने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, तो आइए जानते हैं कुछ मैजिकल वर्ड्स जो हैं। जैसे कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आर रिलायबिलिटी, आर रेलेवेंस, यू अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड सी कंपेरेबिलिटी। रिलायबिलिटी अगर हम इसको याद करना चाहते हैं सबसे आसान तरीका है कि राजा राम ऊपर चले। राजा राम ऊपर चले मीन्स राजा का आर ले लेंगे जिससे रिलायबिलिटी, राम का आर ले लेंगे जिससे हम कहेंगे रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी का यू ले लेंगे और यू का मतलब हुआ ऊपर, चलेगा सी, सी से कंपेरेबिलिटी। यानी राजा राम ऊपर चले, ये 4 मैजिकल वर्ड्स अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो हमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा याद रहेगी। जैसे राजा राम ऊपर चले में राजा से बना लिया हमने रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी मीन्स होता है भरोसेमंद, और अकाउंटिंग कहती है कि बिजनेस में किसी भी ट्रांजैक्शन पे ट्रस्ट या भरोसा तभी किया जा सकता है जब हम उन ट्रांजैक्शंस का एविडेंस अपने पास रखेंगे। यानी अगर हमें कोई भी लेन देन करते हैं तो उसका वाउचर हमारे पास होना चाहिए, ताकि कल को कोई हमसे अगर उसका प्रूफ मांगे कि ये आप प्रॉपर्टी या ये एसेट्स आपकी है कि नहीं है तो उसके एविडेंस के तौर पर हमारे पास वाउचर रहेगा। तो रिलायबिलिटी, तभी डेटा भरोसेमंद कहलाएगा। बिजनेस दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है रेलेवेंस। बिजनेस कहता है कि हम अपनी अकाउंटिंग में, यानी अकाउंटिंग कहती है बिजनेस से कि आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके यूजर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इस तरह से डेटा को इस सिस्टेमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है कि हम उसको आसानी से समझ सकें, हम भी समझ सकें और बाकी जो भी हमारे उस ट्रांजैक्शंस को, हमारे उस स्टेटमेंट को देखे तो उसको भी आसानी से समझ में आए कि हमने रिकॉर्डिंग किस तरह से की हुई है। कंपेरेबिलिटी, ट्रांजैक्शंस को इस तरह से रिकॉर्ड करना है ताकि हम उसको ईजिली कंपेयर कर सकें एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से, अपने बिजनेस को इस साल से अगले साल में। आज तब हम लोग अकाउंटिंग के इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में जानते हैं जिनको बिजनेस की इंफॉर्मेशन को जानना होता है। इसमें इंटरनल यूजर्स को डायरेक्टली इंटरेस्टेड होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स इनडायरेक्टली बाहर से बिजनेस के इंटरेस्टेड होते हैं जो बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। ये कुछ लिस्ट है और बीकॉम में अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इनमें से कौन सा इंटरनल यूज़र है या इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक्सटर्नल यूजर्स नहीं है। तो आइए इस लिस्ट को अगर हम याद कर लेते हैं तो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। इंटरनल यूजर्स में एक ओनर आता है, मालिक, जिसको बिजनेस से डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, ये जानना चाहता है कि जिस बिजनेस को वो रन करा रहा है, जिसमें उसने पैसा लगाया हुआ है, वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं। और इस बिजनेस को चलाने की जो जिम्मेदारी दी गई है जिनको, उनको कहते हैं हम लोग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट उस काम को परफॉर्म करता है कि बिजनेस प्रॉफिट में जाए, इसलिए मैनेजमेंट भी ये जानना चाहता है कि उसने जिस तरह से अपनी प्लानिंग को कर रखा था क्या उसकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाई कि नहीं हो पाई। तो ये 2 बिजनेस के इंटरनल यूजर्स हैं। और अगर हम एक्सटर्नल यूजर्स की बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, डायरेक्टली इंटरेस्ट तो नहीं लेते लेकिन बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। यानी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा डेडिकेटिव होकर पैसा लगाए हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जिस बिजनेस में उन्होंने पैसा लगाया है वो फ़ायदेमंद बिजनेस है कि नहीं है। क्रेडिटर्स, जो बिजनेस को उधार दे रहा है, वो भी ये जानना चाहता है कि जिस बिजनेस को हमने उधार दिया है क्या उसको उधार देना ठीक था, क्या उसने पैसे का सही इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, क्या वो बिजनेस उनके पैसे लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। लेंडर्स, जो लोग लोन देते हैं बिजनेस को, ठीक है, तो अब ये लोग भी देखना चाहते हैं बिजनेस के बारे में कि बिजनेस फ़ायदा हो रहा है कि नहीं बिजनेस को। टैक्स अथॉरिटीज़ ये नज़र रखती है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो क्या बिजनेस ने प्रॉपर वे में टैक्स भरा है कि नहीं, जितना भरना चाहिए उतना भरा है कि नहीं।
एम्प्लॉइज़ काफ़ी एफर्ट्स करते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि उनको अपनी सैलरी बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर बिज़नेस प्रॉफिट में है तो वो बिज़नेस से डिमांड कर सकते हैं, बिजनेसमैन से, कि उनकी सैलरी को भी बढ़ाया जाए। और भी बहुत सारे अदर यूज़र्स हैं जो बिज़नेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं।